आगे बढ़ सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं और उनकी मनोभावना समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप उनके मन की बातों को समझ लेंगे तो बच्चे बिल्कुल पढ़ पाएंगे। और सर अब जो आपने ऑटिज्म की बात कही, जी तो सर हम लोग वापस ऑटिज्म पे आते हैं सर, जी कि अभी के हाल के वर्षों में ये ऑटिज्म के बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी है सर पता चला है, जी। और आजकल बहुत बच्चों के बारे में अगर ऑटिज्म है भी जी। तो पेरेंट्स नहीं जान पाते हैं कि ऑटिज्म है। जी। बहुत लोगों को लगता है कि मंद बुद्धि जी। है या फिर उनको कुछ पिशाची प्रॉब्लम है। जी तो ये सर है क्या ऑटिज्म? जी आसान शब्दों में कहें सर तो। जी अभी 2 अप्रैल को ही ऑटिज़्म अवेयरनेस डे था। तो ऑटिज़्म एक अभी बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई समस्या है। ऑटिज़्म और मेंटल रिटार्डेशन में थोड़ा सा अंतर है, उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों की समस्याएं मिलती जुलती हैं। तो अक्सर कभी मिस डायग्नोसिस हो जाता है या गलत डायग्नोसिस। तो ऑटिज़्म में के जो मुख्य लक्षण है वो आमतौर पर लगभग 3 साल तक के बच्चों में दिखाई देते हैं। 3 साल के आसपास में वो दिखना शुरू हो जाता है। तो उसमें के जो मुख्य लक्षण है वो जनरली लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, मतलब बच्चा ठीक से बात नहीं कर पाएगा। 3 साल तक में हम लोग 3 साल इंतज़ार करते हैं बच्चों के लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए या होने के लिए। तो 3 साल तक के उम्र के बाद भी अगर बच्चा ठीक से साफ साफ नहीं बोल पा रहा हो तो एक लक्षण तो लैंग्वेज है। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक बच्चा ऐसा होता है कि अगर आप उसे नाम लेकर के बुलाएंगे तो वो दौड़ता हुआ आपकी तरफ आएगा। अगर आप उसे एक चॉकलेट दिखाएंगे तो वो दौड़ता हुआ और भी मुस्कुराता हुआ दौड़ता आएगा, क्योंकि उसे उसकी सबसे पसंद की चीज़ मिल गई है जो बच्चों को आमतौर पर होती है। तो वो नहीं आएगा, और स्ट्रेंजर से तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, या आएगा भी तो बिल्कुल वो संकोच करते हुआ आएगा। तो जो आई कांटेक्ट होता है, आंख मिलाना बच्चों का, वो काफ़ी पुअर रहेगा। इनफैक्ट वो अपने सिबलिंग्स और अपने माँ बाप से भी उनका आंख मिलाना थोड़ा कम होगा और वो अपनी ही दुनिया में रहेंगे। ऑटिज्म का मतलब ही होता है कि खुद में गुम रहना। तो वो अपनी ही दुनिया में गुम रहेंगे, किसी बात को बार बार रिपीट करेंगे। उनके खास अपने तरह के खिलौने होते हैं खेलने के, कुछ ही खिलौने, खास करके जो घूमने वाले खिलौने होते हैं उस तरह के खिलौनों में ज़्यादा खेलते हैं। वो नए नए खिलौनों में उनकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। कुछ लोग इसमें थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, थोड़े ज़िद्दी भी हो जाते हैं। सो ये सब समस्याएं अगर एक बच्चे में मिले तो उसे हम ऑटिज्म कह सकते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा बच्चे फैमिलियर नहीं हो पाते हैं जी दूसरों से। बिल्कुल। तो कभी कभी सर देखते हैं कि बच्चे लाइट से भी कुछ डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा हेवी लाइट से। जी बिल्कुल। तो ऑटिज्म में ही ये समस्या पाई जाती है, या इस तरह के न्यूरो डेवलपमेंटल डिजॉर्डर्स में, कि उनमें बेसिकली लाइट्स या साउंड्स या किसी और सेंसरी स्टिमुलस के प्रति ज़्यादा संवेदना होती है। तो वो ज़्यादा, उनको जो आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी वो इंटेंस, ज़्यादा तेज़ सुनाई पड़ेंगी, या जो लाइट होगा वो ज़्यादा तेज़ लगेगा। तो बच्चे ऐसे लाइट से या ऐसे साउंड से बचने की कोशिश करते हैं, या उस समय चीखने लग जाते हैं या गुस्सा करने लग जाते हैं। तो जिन बच्चों को सर ऑटिज्म है जी, उनके पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि आखिर उनका इलाज कैसे करें, और क्या ऐसा कुछ व्यवस्था है जहां उनको हम लोग दिखा सकें या फिर कुछ? पहले तो ये समझना है कि ऑटिज्म के लिए अगर लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पा रहा है तो 3 साल तक इंतज़ार करना चाहिए। दूसरा, जो ऑटिज्म जैसा ही मिलता जुलता लक्षण है, जो अभी हम लोग कुछ देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कि अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो क्या, अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो बच्चा बात किससे करेगा, उसका लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाएगा। तो ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा नेग्लेक्ट हो रहा है घर में ही। चाहे अगर वर्किंग नहीं भी हैं फिर भी आप अपने घर के काम में या मोबाइल पे लगे हैं तो बच्चों का लैंग्वेज डेवलप नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले तो 3-4 महीने 6 महीने बच्चों के साथ टाइम देने की ज़रूरत है, उनके साथ बात करने की ज़रूरत है, उनके साथ बैठ करके उनको पढ़ाने की ज़रूरत है, उनको प्यार देने की ज़रूरत है। तो अगर ये 3-4 महीनों में ऐसा लगे कि हो रहा है तो ठीक है। अदरवाइज़ 3 साल के बाद में अगर आप किसी साइकियाट्रिक सेटअप में जाएं या किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास में जाएं तो हर जगह ये सुविधाएं उपलब्ध हैं कि उनका बिहेवियर थेरेपी किया जाता है, और साथ में स्पीच थेरेपी भी, कि अगर स्पीच डेवलप नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, जिसकी सबसे सटीक उम्र 3 से 5 साल की उम्र होती है। लेट होने पर ये इसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन 3 से 5 साल में इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ बिहेवियर टेक्निक्स बताई जाती हैं जिससे भी ऑटिज्म में काफ़ी फ़ायदा होता है, पर अभी तक इसका कोई सटीक इलाज इसमें उपलब्ध नहीं है। मतलब कि सर जिनको ऑटिज्म है, जी जिन बच्चों को ऑटिज्म है, जी उनके परिवार को अगर अगली 3 साल तक हम लोग उसका
वो जो भी हम लोग आपने बताया वो करते हैं जी तो आगे की लाइफ उनकी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, जितना जल्दी इंटरवेंशन शुरू किया जाए, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, बशर्ते कि लेट करने पर। क्योंकि जब लेट करते हैं तो उसमें और भी प्रॉब्लम्स जुड़ते चले जाते हैं। ऑटिज़म के साथ में कभी कभी डिप्रेशन जैसी समस्या जुड़ जाती है, कुछ और टेम्पर टेंट्रम्स जैसे गुस्सा करना या और भी चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं, तो वो बेसिकली ट्रीटमेंट को हिंडर करता है, ट्रीटमेंट में बाधा पहुँचाती है वो चीज़ें। एक आखिरी सवाल सर है जी कि जो हमारी मानसिक समस्याएं हैं सर, जी चाहे वो डिप्रेशन हो या चाहे अवसाद हो, जी। जो भी कहें सर, एंजाइटी हो, कहाँ तक हमारी सेक्सुअल लाइफ को अफेक्ट करती है सर? जी बिल्कुल। जब हम लोग मानसिक बीमारियों की बात करते हैं तो इन सभी बीमारियों में एक कॉमन बातें हैं कि जिसमें हमारी नींद प्रभावित होती है, जिसमें हमारी भूख प्रभावित होती है, जिसमें हमारा पैखाना या पेशाब करना प्रभावित होता है। तो उसी तरह से ये सभी चीज़ों को हम लोग ना बायोलॉजिकल फंक्शंस बोलते हैं, और उन्हीं में एक है ये शामिल ये सेक्सुअल प्रॉब्लम। तो ये बायोलॉजिकल फंक्शंस में है, तो ये सभी चीज़ें प्रभावित होती है। अगर कोई व्यक्ति अगर उदास है, अगर कोई व्यक्ति चिंतित है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे समस्या से ग्रसित है, तो उसे बिल्कुल भी फिजिकल रिलेशन में जाने का मन नहीं करेगा। तो ऐसे ही लिबिडो कम रहता है। लिबिडो का मतलब होता है इच्छा शक्ति, कि इच्छा ही नहीं करेगा कि हम इस तरह के संबंध बनाने के बारे में सोचें। अगर कुछ लोग सोचते भी हैं तो उनमें जो दूसरा फेज़ होता है इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, जिसको कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी बोलते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम भी है, लेकिन बहुत सारी मानसिक बीमारियों में भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसी समस्याएं आ जाती हैं। और अगर किसी को इरेक्शन का प्रॉब्लम नहीं भी है तो प्रीमैच्योर फॉल या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जैसी समस्याएं आती हैं। तो ये बिल्कुल भी मानसिक बीमारियों में ऐसा होता है। कभी कभी बहुत सारी ऐसी दवाएं भी हैं जिसके चलते भी सेक्सुअल डिसफंक्शन जैसी समस्याएं हो जाती हैं। तो इसका मतलब सर कि कारण मानसिक है जी, और कुछ और शारीरिक समझ लेते हैं कुछ लोग जी, कि हमारे बिल्कुल। स्ट्रेंथ कम हो गया है जी बिल्कुल, या फिर हमारी ताकत कम हो गई। बिल्कुल। एक तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की बात करें कि अगर किसी को कोर साइकेट्रिक प्रॉब्लम जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी या साइकोसिस जैसी समस्याएं अगर नहीं भी हैं, तो पर भी उनमें कहीं न कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होता है। एक तो फिजिकल प्रॉब्लम है ही जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्याएं होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या क्रोनिक बीमारियां होती हैं, उन सब में तो है ही, लेकिन साथ में कहीं न कहीं साइकोलॉजिकली उनके मन में एक सेंस ऑफ इनएप्ट आ जाता है कि नहीं मैं नहीं कर पाता हूँ, या शेम आ जाता है कि नहीं मैं एक बार फेल हो गया, मैं दोबारा जाऊँगा तो कहीं मैं फिर फेल हो गया। तो अगर उस व्यक्ति ने पहले ही ऐसा सोच लिया, इसका मतलब आप मन से तो पहले ही हार गए। तो अगर मन से पहले हार गए तो फिर आगे कैसे जीत सकते हैं। सो इसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जैसी समस्याएं आ जाती हैं। तो ये एक सर बहुत बड़ा समस्या बन जाती है बाद में चल के, आगे चल के। जी चलिए बहुत धन्यवाद सर, आज आपने बहुत ही विस्तार से इन चीज़ों को बताया। और ये अभी तो ये थोड़ा समय था, इसके जानने के लिए भी बहुत सारे वक्त चाहिए। और अगले सेशन में सर जरूर सर हम कोशिश करेंगे कि आपसे कुछ बाकी के सवाल भी कर पाएँ। जी बिल्कुल। चलिए थैंक यू सर वंस अगेन आपको यहाँ आने के लिए सर। धन्यवाद।